हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूँ जो आने वाली कोई भी इलेक्ट्रिकल की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगी उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रिकल मशीन है वो डीसी मशीन और एसी मशीन जैसे होते हैं। डीसी मशीन में जैसे डीसी शंट मोटर है, डीसी सीरीज मोटर है, डीसी कंपाउंड मोटर है, वैसे ही एसी मशीन में इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है। तो यहाँ पे मैं आपको इलेक्ट्रिकल मशीन के पार्ट 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ जो किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब बटन पर जाके क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे पहले एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, For a pole machine, which of the following statement are correct regarding the rotating field speed? रोटेटिंग फील्ड स्पीड के बारे में कहा है। तो यहाँ पे हमें फील्ड का जो रोटेटिंग फील्ड होती है उसका इक्वेशन पता होना चाहिए। NS इज इक्वल टू 120F/P होता है। जो इक्वेशन हम दिखाते हैं वो इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे हमारी जो F है वो फ्रीक्वेंसी है और P है वो पोल्स है, कितने पोल्स की मोटर है। तो यहाँ पे हमें ए पोल मशीन दिया गया है। ए पोल मशीन है तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस उसके लिए सही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा वो हमें डी मिलेगा, एनी ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है वो भी इक्वेशन किस तरह से हो सकता है, दूसरा इक्वेशन हम लिखे तो 2F/P भी हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो तीनों ABC जो इक्वेशन है वो सब इसके लिए इंक्लूड होते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया है किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो F/P/2 रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज F साइकिल आर कंप्लीट इन 1 सेकंड। एक साइकिल में एक साइकिल कंप्लीट होती है तो NS इज इक्वल टू 2F/P। मैंने ये भी यहाँ बताया है उस तरह से। और दूसरा इक्वेशन है NS इज इक्वल टू 120F/P RPM रिवोल्यूशन पर मिनट। तो हमारा सही आंसर हमें मिलेगा डी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, द स्पीड एट विच रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रिवॉल्व्स इज कॉल्ड। जो स्पीड होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए NS इज इक्वल टू 120F/P के हिसाब से। तो यहाँ पे भी वही इक्वेशन हमें लागू पड़ेगा, 120F/P। तो यहाँ पे जो हमें स्पीड मिलती है स्पीड से हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। NS है, इसका मीनिंग है सिंक्रोनस स्पीड। NS इज इक्वल टू 120F/P, वो सिंक्रोनस स्पीड हमें मिलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रोटेटिंग MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ M फेज करंट्स फ्लोइंग इन M फेज वाइंडिंग्स। यहाँ पे M फेज वाइंडिंग में कितना करंट फ्लो होगा, वेयर FM इज maximum MMF in any one phase when current is maximum in that phase। तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा, M/2 मल्टीप्लाई बाई FM। वो किस तरह से होगा, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी बताया है, तो आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स हमें किस तरह से मिल सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द पीक ऑफ रोटेटिंग MMF वेव जिसे हम FRP बोलते हैं, इज डायरेक्टली एलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिस। इनमें से कौन सी एक्सिस के साथ कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें ए मिलेगा, द एक्सिस ऑफ दैट फेज विच कैरीज द मैक्सिमम करंट एट द इंस्टेंट। उसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। देखिए किस तरह से मिलता है, यहाँ में 3 फेज के लिए फाइंड करते हैं, FR इज इक्वल टू 3/2FM। उस तरह से हम हमारा फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द फेज सीक्वेंस ऑफ सप्लाई करंट्स आर रिवर्स। जो फेज सीक्वेंस हम पहले RYB लेते हैं तो यहाँ पे YBR भी कनेक्ट कर सकते हैं। देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द रिजल्टेंट MMF वेव विल। जब हम फेज सीक्वेंस चेंज करते हैं तो क्या होता है, तो हमारा जो रिजल्टेंट MMF है वो भी हमें रिवर्स ही मिलता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, बी रिवर्स हमारा सही आंसर होगा। उसका भी एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है, आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेटिंग फ्लक्स ब्लैंक्स एट ऑल इंस्टेंट्स ऑफ टाइम।
जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका जो फ्लक्स होता है उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो एनी टाइम कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है बी, रिमेन कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन कांस्टेंट क्यों, तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने इक्वेशन से भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इस इक्वेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो आपकी एम्पलीट्यूड है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए या रोटेटिंग एमएमएफ के लिए वो कांस्टेंट होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो एम्पलीट्यूड ऑफ रोटेटिंग एमएमएफ वेव इज प्रोपोर्शनल टू, जो एमएमएफ होता है किसके प्रोपोर्शनल में होता है, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलता है NPH एंड I करंट। तो यहाँ पे किस तरह से इक्वेशन मिल सकता है, तो देखिए FR इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू FM, उस तरह से हम फाइंड करेंगे तो हमें किसके प्रोपोर्शनल में मिलता है, तो यहाँ पे NPH एंड I है उसके प्रोपोर्शनल में हमें मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आर्मेचर वाइंडिंग कैरी विच ऑफ द फॉलोइंग करंट, आर्मेचर वाइंडिंग इनमें से कौन से करंट को कैरी करता है, तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा बी, लोड करंट ओनली लोड करंट को ही कैरी करेगा, सोर्स करंट को कैरी नहीं करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड वाइंडिंग कैरी विच ऑफ द फॉलोइंग करंट, यहाँ पे जो 8 नंबर का क्वेश्चन था वो आर्मेचर वाइंडिंग के लिए है और 9 नंबर का है वो फील्ड वाइंडिंग के लिए है। तो फील्ड वाइंडिंग ओनली एक्साइटिंग करंट है उसके लिए ही कैरी करेगा, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ए। उसके बाद का जो क्वेश्चन देखे, करंट इन द फील्ड वाइंडिंग इज, फील्ड वाइंडिंग में करंट कैसा होता है, तो फील्ड वाइंडिंग में करंट ऑलवेज डीसी होता है। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें बी मिलेगा, डीसी ऑलवेज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड आर्मेचर स्ट्रक्चर फॉर बोथ एसी एंड डीसी मशीन्स बीइंग लेमिनेटेड, उसके पीछे का रीज़न क्या है, एसी एंड डीसी मशीन होते हैं उसके आर्मेचर स्ट्रक्चर के लेमिनेटेड होने के रीज़न, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है हमारा सी, रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम लेमिनेटेड करते हैं। उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए ताकि आपको पूरा पता चल सके। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर वाइंडिंग इज वन इन विच वर्किंग, आर्मेचर वाइंडिंग इनमें से किस तरह से वर्किंग होता है, तो यहाँ पे सही आंसर हमें मिलता है हमारा सी, EMF इज प्रोड्यूस बाय द वर्किंग फ्लक्स, EMF किस तरह से प्रोड्यूस होता है, जो वर्किंग फ्लक्स होता है उसके हिसाब से हमारा EMF प्रोड्यूस होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज वोल्टेज आर अप्लाइड टू द 3 वाइंडिंग्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन इफ एनी 2 सप्लाई टर्मिनल आर इंटरचेंज देन द रोटेटिंग MMF वेव, यहाँ पे 3 फेज सप्लाई दिया गया है, 3 फेज सप्लाई 3 वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल मशीन में देते हैं, तब क्या होता है, अगर 2 टर्मिनल को आप चेंज करेंगे, 2 सप्लाई को आप चेंज करेंगे तो रोटेटिंग MMF वेव है उसमें क्या चेंजेस होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी, डायरेक्शन रिवर्स एंड एम्पलीट्यूड अनलेटरड, क्योंकि डायरेक्शन ही रिवर्स होगी। ये पहले भी आगे क्वेश्चन आ गया था, अगर आपने सही तरह से सुना होगा तो आपको पता चल जाएगा, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलता है बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, इन केस ऑफ द 3 फेज वाइंडिंग विथ डेल्टा और स्टार कनेक्शन विदाउट न्यूट्रल, इफ वन ऑफ द सप्लाई लाइन गेट्स डिसकनेक्टेड देन द MMF बिकम्स, जब हम 3 फेज वाइंडिंग में डेल्टा और स्टार कनेक्शन लेते हैं तब हम न्यूट्रल नहीं देते, विदाउट न्यूट्रल बोला है, तो इनमें से कोई भी एक सप्लाई लाइन है उससे डिसकनेक्टेड करते हैं तो MMF क्या होता है, तो उसका सही आंसर हमें मिलेगा हमारा ए, स्टेशनरी एंड पल्सेटिंग, स्टेशनरी एंड पल्सेटिंग टाइप का हमें वेवफॉर्म मिलता है MMF के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, कंसिडरिंग ए ह्यूमन हैंडल कंट्रोल सिस्टम फॉर द DC मोटर स्पीड कंट्रोल इफ द रेजिस्टेंस वायर कट आउट टू स्लोली देन द, जब हम ह्यूमन हैंडलेड कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हैं DC मोटर में स्पीड कंट्रोल के लिए, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसकी किस तरह से हमें मिलता है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा हमें ए, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस वाउंड बर्न, जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस होगा वो बर्न होने लगेगा, यहाँ पे सही आंसर होगा ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, ए 100 HP 250 volt 350 ampere shunt DC motor with an armature resistance of 0.5 ohms to limit maximum starting current to twice the rated of its value, what will be the number of stages of starting resistance, starting resistance का नंबर क्या होना चाहिए,
तो यहाँ पे हमें सही आंसर मिलता है ए, 3 होता है। लेकिन वो किस तरह से होगा वो अब एक्सप्लेनेशन में देखिए आप। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है n इज इक्वल टू लॉग आर ए डिवाइडेड बाई आर टी डिवाइडेड बाई लॉग आई मिनिमम डिवाइडेड बाई आई मैक्सिमम, उस तरह से हम आर टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिलता है 2.84 जितना मिलता है, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर होगा वो 3 होगा। उसके बाद का जो क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस द स्टार्टिंग करंट न्यूट्रल नेचर ऑफ द डीसी मोटर। जो यहाँ पे आपको 4 फिगर बताई गई है, उनमें से जो फिगर है वो डीसी मोटर के लिए स्टार्टिंग करंट के लिए कितना कैसा नेचर दिखाती है। तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिलता है वो हमारा ए होगा, क्योंकि ये है वो रेजिस्टेंस के लिए दिखाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज़ ड्यू टू रेजिस्टेंस ड्यू टू यूज़ इन द स्पीड कंट्रोल मैकेनिज्म। रेजिस्टेंस होता है उसी तरह से होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द शंट मोटर स्टार्टेड दैट कैन बी यूज इज और आर ब्लैंक्स। जब हम शंट मोटर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा हमें ए। 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट स्टार्टर हम यूज़ करते हैं शंट मोटर में, जो स्टार्टर यूज़ किया जाता है वो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थायरिस्टर कंट्रोल स्टार्टर इज प्रिफर्ड ओवर DOL स्टार्टर ड्यू टू DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, उसके हिसाब से थायरिस्टर कंट्रोल स्टार्टर क्यों प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है ए। लेसर लॉसेस के लिए हम थायरिस्टर कंट्रोल स्टार्टर का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द इफेक्ट ऑफ फ्रीजिंग इंक्रीज एज वी। जो फ्रीजिंग की इफेक्ट होती है वो किस तरह से इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हमारा एयर गैप इंक्रीज होगा तो फ्रीजिंग की इफेक्ट भी इंक्रीज होगी। तो ये हमारा सही आंसर मिलेगा हमें ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉर ए 7.46 किलोवाट 200 वोल्ट डीसी शंट मोटर with full load efficiency of 85% has armature resistance of 0.25 ohm. Calculate the value of starting resistance in ohms for a current 1.5 times of the full load current. तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है स्टार्टिंग रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे जो हमें सही आंसर मिलता है वो 2.788 मिलता है, लेकिन वो किस तरह से वो हम कैलकुलेट में देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फुल लोड करंट है हमारा, वो फुल लोड करंट हमें 43.88 एम्पियर मिलता है। तो स्टार्टिंग करंट क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 1.5 टाइम्स लिखा है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग करंट होगा वो 65.883 जितना मिलता है। तो अब हमें वोल्टेज पता है और करंट मिल गया था, उसके हिसाब से हमें रेजिस्टेंस मिलेगा R इज इक्वल टू V/I ओम्स के लो ऊपर से। तो यहाँ पे जो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलती है वो 3.0338 मिलती है, लेकिन यहाँ पे हमें बोला है स्टार्टिंग रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस फाइंड करने से तो हमारा जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है उसे हम माइनस करेंगे, तभी हमें स्टार्टिंग रेजिस्टेंस मिलेगा। तो 3.038 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 2.788। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हमें मिला है वो हमारा ए होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो पोस्ट इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन इज। पोस्ट इफेक्ट किस तरह से होती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो डी मिलता है, नन ऑफ द मेंशन, इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि मेन फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, रिडक्शन इन मेन फील्ड, शिफ्ट इन MNA, तो इसमें से कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं होगी आर्मेचर रिएक्टेंस पे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इफ़ द स्टूडेंट्स गिव ए फॉरवर्ड शिफ्ट ऑफ 10% टू द DC जनरेटर देन इट। स्टूडेंट को 10% के लिए हम 10 डिग्री के लिए हम DC जनरेटर में शिफ्ट करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा हमें ए, रिड्यूसिस फ्लक्स पर पोल। फ्लक्स पर पोल है वो रिड्यूस होने लगता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉर ए DC मशीन इट्स कम्यूटेटर हैज़ ए डायमीटर ऑफ 50 सेल्सियस रोटेटिंग एट 1000 RPM for a brush width of 1 centimeter. The time commutation take by the machine will be। कितना टाइम लेगा जो मशीन हमें यूज़ करते हैं वो, तो 0.382 मीटर इंटू सेकेंड जितना टाइम लेगा। वो किस तरह से, तो यहाँ पे देखिए, टाइम ऑफ कम्युनिकेशन इज इक्वल टू ब्रश विड्थ डिवाइडेड बाय पेरिफेरल वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो हमें सब इसमें इंक्लूड दिया गया है, तो यहाँ पे जो हमें सही आंसर मिलता है वो 0.382 ms जितना मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
मार्क द करेक्ट ऑप्शन विच अफेक्ट्स द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए डीसी शंट मोटर। इनमें से डीसी शंट मोटर के लिए कौन सा टर्मिनल के लिए हम सही होता है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है सी, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग है वो टर्मिनल वोल्टेज के लिए डीसी मोटर में सही होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉर ए डीसी शंट मोटर ऑफ 5 किलोवाट रनिंग एट 1000 आरपीएम द इंड्यूस्ड टॉर्क विल बी। जब डीसी शंट मोटर को 5 किलो ओम की होती है और 1000 आरपीएम के लिए रन होती है तो उसका टॉर्क क्या होता है, इंड्यूस्ड टॉर्क। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है ए, 47.76 मिलता है। लेकिन वो किस तरह से मिलेगा, वो हम इक्वेशन से देखें, टॉर्क इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय स्पीड इन रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो 5000 लिखा है और तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलता है 47.76 एन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लक्स एंड द इंटरनली जनरेटेड वोल्टेज ऑफ ए डीसी मशीन इज ए ब्लैंक फंक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पे जो हमें सही आंसर मिलता है वो नॉन लीनियर, यहाँ पे हमारा सही आंसर है ए, जो नॉन लीनियर होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द स्पीड टॉर्क ऑफ द डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर इज शोन बिलो, व्हाट कंक्लूजन कैन बी मेड। यहाँ पे जो आपको एक फिगर दी गई है, कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम वर्सेस वो स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की फिगर है, तो उसमें आप कंक्लूड क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा हमें डी, ऑल ऑफ द मेंशन। लेकिन वो किस तरह से, तो आप एक्सप्लेनेशन में देखिए, यहाँ पे जो सभी है, दिस इज एन अनस्टेबल मशीन, देयर इज रिजनरेटिव इंक्रीमेंट इन द स्पीड, दिस इज इम्प्रैक्टिकल टू बी यूज, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है डी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द PWM कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर वेरीज पल्स विथ मॉड्यूलेशन। पल्स विथ मॉड्यूलेशन कंट्रोल है वो हम डीसी मोटर में क्या वेरी करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है ए, लीनियरली विथ स्पीड, स्पीड को लीनियरली वेरी करने के लिए हम PWM टेक्निक का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए 100 HP 200 वोल्ट compound DC motor with compensating winding has a field current of 5 ampere, field current है, produce a voltage of 250 volt 1200 rpm, what will be the shunt field current of this machine at no load। no load जब होता है तब उसका करंट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमें सही आंसर मिलता है वो हमारा ए है 5 एम्पियर। लेकिन वो किस तरह से मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे जो जब नो लोड होता है तब आर्मेचर करंट हमारा जीरो हो जाएगा, उसके लिए जो इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज है वो 250 वोल्ट ही रहेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा करंट होगा वो शंट फील्ड करंट है वो 5 एम्पियर हमें मिलेगा। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पे ए। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।